अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का जो अवसर है यही सर्वोत्तम है और अभी से जो है अपने टारगेट को अचीव करने में लग जाओ। देखिए आज है 29 जुलाई का दिन और आज की वीडियो में आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर और हाफ ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सब की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है जिसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सबसे अधिक पदक जीते हैं। देखिए अमेरिका ने इस चैंपियनशिप में कुल 33 पदक जीता था और इन 33 पदकों में जो है 13 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और देखिए जो आपका एक देश है इथियोपिया, इथियोपिया जो है ये 10 मेडल जीतकर इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा। इसने 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल 10 मेडल हो जाएंगे। और बात करें इस चैंपियनशिप की, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। देखिए इस बार जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया गया था ये जो है इसका 18वां संस्करण था जिसका आयोजन अमेरिका के यूजिन और ओरेगोन में किया गया था। और अमेरिका के खिलाड़ियों ने इसमें सबसे अधिक 33 पदक जीते थे, ये मैंने आपको बताया अभी। तो याद रखिएगा अमेरिका जो है ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 33 पदक जीतकर इस पदक तालिका में जो है पहले स्थान पर था और दूसरे स्थान पर पदक तालिका में इथियोपिया था। और अगर भारत की बात करें तो भारत ने केवल एक पदक जीता, वो भी सिल्वर मेडल। देखिए भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं जो कि एक जेवलिन थ्रोवर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है एकमात्र पदक दिलाया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में। और एक खास बात और है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में। और अब ये फाइनल जो है इसका रिजल्ट जो आया है मैंने बता दिया। देखिए बात अगर पदक तालिका की करें तो भारत जो है केवल एक सिल्वर मेडल जीतकर पदक तालिका में 33वें स्थान पर रहा। इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत पदक तालिका में केवल एक सिल्वर मेडल जीतकर 33वें स्थान पर था। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में बाब राफेल्सन का निधन हो गया, ये किस देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। तो देखिए जो आपके बाब राफेल्सन हैं ये अमेरिका के एक बहुत ही फेमस फिल्म निर्माता थे। और देखिए एक बात है कि ये फिल्म निर्माण के साथ साथ जो है लेखन का भी काम करते थे और डायरेक्शन का भी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके अमेरिका के बॉब राफेल्सन हैं ये एक लेखक, निर्देशक और निर्माता थे और अमेरिकी फिल्म जगत में एक बड़ी हस्ती थे। और द मंकीज टेलीविजन शो के ये सह निर्माता के रूप में जो है इन्होंने काम किया था। और तीसरा प्रश्न कि लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी। तो देखिए जो आपकी रोशनी नादर मल्होत्रा हैं ये भारत की सबसे अमीर महिला लगातार दूसरे साल बन गई हैं। पिछले साल जो कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची जारी की गई थी उसमें भी ये टॉपर थी और इस साल भी टॉपर हैं। तो सीधे शब्दों में याद कर लीजिए कि लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में रोशनी नादर मल्होत्रा उभरी हैं। देखिए जो आपकी रोशनी नादर मल्होत्रा हैं ये जो है एससीएल टेक्नोलॉजीज कंपनी की चेयरपर्सन है और इनकी कुल संपत्ति यहाँ की गई है 84,330 करोड़ रुपए। और देखिए एक और महिला है भारत की जिनका नाम है फाल्गुनी नायर। ये जो है एक ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड है नायका, इसकी मालकिन है और ये 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला के रूप में उभरी है भारत की। और ये भारत के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में जो है दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ये भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची है जिसमें रोशनी नादर मल्होत्रा जो है ये जो है 84,330 करोड़ रुपए की वेल्थ के साथ जो है नंबर 1 हैं भारत के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में। और ये एससीएल कंपनी की ओनर हैं। और दूसरी है फाल्गुनी नायर, ये नायका कंपनी की मालकिन है। 57,520 करोड़ रुपए की वेल्थ के साथ जो है ये भारत के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। और देखिए बिटकॉइन की जो आपकी किरण मजूमदार शाह हैं ये भारत की तीसरी सबसे अमीर महिला हैं। इनकी कुल संपत्ति कितनी है, 29,030 करोड़ रुपए। और नीलिमा मोटा पार्टी जो है ये भारत की सबसे चौथी अमीर महिला जो है के रूप में उभरी हैं। और 5वें नंबर पर हैं राधा वेम्बू, 6वें स्थान पर हैं लीना गांधी तिवारी, 7वें स्थान पर हैं अनु आगा और मेहर पुदुमजी, 8वें स्थान पर जो है नेहा नरखड़े हैं, 9वें स्थान पर वंदना लाली हैं और 10वें स्थान पर जो है रेणु मुंजाली हैं भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में। देखिए इन सब के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका है टॉप 3, ठीक है। भारत की जो 3 सबसे अमीर महिला हैं ये कौन कौन है।
देखिए एक कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब, ठीक है, हर चौराहे पे आपको डॉक्टर लाल पैथलैब का जो है एक छोटा सा आपको स्टोर दिख जाएगा। तो उस कंपनी की जो ओनर है इनका नाम है वंदना लाली, ठीक है। तो ये 9वें स्थान पर है भारत के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में। यानी कि एक पैथोलॉजी चलाने वाली महिला जो है ये भारत की सबसे 9वीं अमीर महिला बन गई है। इनकी टोटल संपत्ति कितनी आंकी गई है? 6,810 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इसको जो है एक बार हाईलाइट कर दिया। और अगला है कि 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो देखिए जो 44वां चेस ओलंपियाड है इसका आयोजन जो है चेन्नई के महाबलीपुरम में जो है किया जाएगा। और अभी हाल ही में इस 44वें चेस ओलंपियाड का जो है एक एंथम जारी किया गया है और इस एंथम का नाम है वड़क्कम चेन्नई, यानी कि वेलकम टू आवर चेन्नई। तो देखिए इस एंथम के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए जो ये एंथम है वड़क्कम चेन्नई, इस एंथम को A.R. रहमान ने कंपोज किया है और गाया भी है। और इस एंथम में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन ये भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो संगीत वीडियो है इसमें निर्देशक शंकर की बेटी को भरतनाट्यम कलाकार के रूप में दिखाया गया है। और तमिलनाडु की संस्कृति को प्रभावशाली ढंग से दिखाने के लिए इस संगीत वीडियो की नेटिजन्स के द्वारा जो है प्रशंसा भी की गई है। तो ये जो आपका एंथम है ये काफ़ी चर्चा में था और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। प्रश्न ये बनेगा कि 44वें चेस ओलंपियाड का जो एंथम सॉन्ग है इसको किसने गाया है? तो इसको गाया है A.R. रहमान ने और इन्होंने इसको गाया भी है, कंपोज भी किया है। और इस एंथम का नाम है वड़क्कम चेन्नई, यानी कि वेलकम टू आर चेन्नई। याद रखिएगा इसको, एक नंबर एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा आपका। और इसका आयोजन स्थल जरूर रखिएगा, जो चेन्नई का महाबलीपुरम है वहीं पर 44वें चेस ओलंपियाड का जो आयोजन है ये किया जाएगा। देखिए जो 44वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड है इसके बारे में आपको बता दूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा शतरंज आयोजन है जो कि 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई के महाबलीपुरम, जिसको मल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है, तो महाबलीपुरम के पुंजेरी गांव में किया जाएगा। तो 28 जुलाई से ये शुरू हो जा रहा है और 10 अगस्त तक चलेगा। और देखिए जो आपका ये स्थल है महाबलीपुरम, ये यूनेस्को की विरासत स्थल है जो कि चेन्नई के तमिलनाडु से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए इससे पहले जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है इसकी मेजबानी जो है रूस करने वाला था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, रूस ने जो है मना कर दिया, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसलिए इसको भारत में शिफ्ट कर दिया गया और इसका आयोजन जो है तमिलनाडु के चेन्नई के महाबलीपुरम के पुंजेरी गांव में किया जा रहा है इस बार। देखिए साल 2013 में विश्व चैंपियनशिप मैच के बाद भारत में होने वाला यह शतरंज खेल का बड़ा आयोजन है। और शतरंज ओलंपियाड हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है। और एक चीज़ और है, ये एक टीम इवेंट है जिसमें लगभग 190 देशों की टीमें 2 हफ्ते तक प्रतिस्पर्धा करेंगी और उसके बाद फिर विनर की घोषणा की जाएगी। यानी कि 190 देशों के जो है खिलाड़ी आएंगे खेलने के लिए, कहाँ पर? चेन्नई के महाबलीपुरम के पुंजेरी गांव में 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने किस कंपनी को एनबीएफसी कारोबार शुरू करने की अनुमति दी? तो देखिए एक कंपनी है पीरामल एंटरप्राइजेज, ठीक है। इसको एनबीएफसी कारोबार शुरू करने के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में अनुमति दे दी है। देखिए आरबीआई ने कंपनी को यानी कि पीरामल एंटरप्राइजेज का जो है पंजीकरण कर दिया है और इसको प्रमाण पत्र भी दे दिया है, जिससे अब पीरामल एंटरप्राइजेज जो है आम जनता से जमा लिए बिना गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में जो है काम करना शुरू कर सकती है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में काम करना शुरू कर सकती है। देखिए जो पीरामल एंटरप्राइजेस है इसके संस्थापक हैं अजय पीरामली और इसके सीईओ है पीटर डी यंग। छठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय सेना में किस कंपनी के द्वारा निर्मित अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन शामिल किया गया? देखिए बख्तरबंद वाहन क्या होते हैं इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जान लीजिए कि टाटा कंपनी ने जो है एक बख्तरबंद वाहन बनाया था जिसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। और ये आधुनिक रूप से विकसित स्वदेशी बख्तरबंद वाहन है, बहुत ही मजबूत है। क्या क्या विशेषताएं हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो बख्तरबंद वाहन है यहाँ पे इसकी फोटो लगी हुई है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये आपका बख्तरबंद वाहन है। देखिए चारों तरफ से इसमें जो है फुल सिक्योरिटी मिलेगी आपको। इसमें क्या क्या खास बातें रहेंगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस बख्तरबंद गाड़ी का नाम रखा गया है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, ठीक है। तो ये क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है और इसको शॉर्ट में QRFV भी कह सकते हैं आप।
इसमें असॉल्ट राइफलों की गोलियों, बमों और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होगा। यानी कि इस पर जो है आप गोली चलाइए चारों तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बम इस पर फेंक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बारूदी सुरंग का भी जो है इस गाड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बख्तरबंद वाहन जो है ये भारत के रक्षक की सभी मौसमों और इलाकों की स्थितियों में लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे। रक्षा मतलब हो गया जो सेना के जवान है, ठीक है। तो सेना के जवान अगर इस गाड़ी में बैठकर कहीं भी किसी भी मौसम में चलते हैं तो वो फुल सिक्योर रहेंगे, उन पर किसी भी गोला बारूद बम गोली का असर नहीं पड़ेगा। देखिए जो ये बख्तरबंद वाहन है इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है, और ये बख्तरबंद वाहन जो है मोनोकोक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म व्हीकल है। यानी कि इस पर जो है अगर इसके नीचे कोई बारूदी सुरंग आ जाए, ठीक है, और बारूदी सुरंग अगर विस्फोट करे तब भी इस गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इसके चीथड़े नहीं उड़ेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी घटनाएं भारत में हुई हैं कि भारत के आर्मी के जवान जो है उनकी गाड़ियां जा रही हैं और गाड़ियों के आगे जो है फिर बारूदी सुरंग लगा हुआ है, गाड़ियां जब इस पर चढ़ती हैं तो विस्फोट होता है, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन अगर ये वाली जो गाड़ी है, ठीक है, यानी कि ये जो बख्तरबंद गाड़ी है जिसको टाटा ने बनाया है, ये अगर बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजर जाएगी तो इस गाड़ी में बैठे लोगों को और इस गाड़ी को एक खरोच तक नहीं आएगी। तो ये इसकी विशेषता है, याद रखिएगा। अब हमारे देश के जवान सुरक्षित रहेंगे इस बख्तरबंद वाहन का यूज़ करके। अगला प्रश्न कि जम्मू फिल्म महोत्सव में कितने देशों की 54 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए जो जम्मू फिल्म महोत्सव है इसमें 15 देशों की 54 फिल्में जो है प्रदर्शित की जाएंगी। देखिए पहले जो है बहुत सारे देशों की फिल्में आई थी, लेकिन उनमें से केवल 15 देशों की ही 54 फिल्में जो है सेलेक्ट की गई हैं प्रदर्शन करने के लिए जम्मू फिल्म महोत्सव में। और देखिए आपको बता दूं इन 15 देशों की जो 54 फिल्में हैं इसमें 6 फीचर फिल्म शामिल हैं और इसमें 39 लघु फिल्म और 9 वृत्तचित्र जो है शामिल हैं। और देखिए जो आपका ये जम्मू फिल्म महोत्सव है इसका जो आयोजन है ये 30 सितंबर तक किया जाएगा। और जम्मू फिल्म फेस्टिवल का जो पहला आयोजन है ये आपका सितंबर 2019 में किया गया था, उसके बाद फिर कोरोना आ गया तो कोविड महामारी के कारण 2 साल से इसका आयोजन नहीं हो पाया। अब जो है 2022 में इसका आयोजन फिर से जो है हो रहा है और इसमें जो है याद रखेगा 15 देशों की 54 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो जब इसका आयोजन हो जाएगा 3 सितंबर के बाद से तो उसके बाद और भी डिटेल्स जो आएंगी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई। तो देखिए जो आपका मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी जो भोपाल है, भोपाल में जो है एक बहुत बड़ी प्रतिमा चंद्रशेखर आज़ाद जी की लग रही है। और देखिए इस प्रतिमा के आधार में जो है चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म स्थल भाभरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग किया गया है और प्रतिमा जो है प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में जो है विकसित किया गया है। यानी कि जो मूर्ति लगेगी वहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद का जो पैतृक गांव है वहाँ से मिट्टी लाकर जो है वहाँ पे लगाया गया है। तो कितनी अच्छी बात है। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, जिनको पता है वो रिवाइज कर लें, जिनको नहीं पता है वो इसको रट लें। देखिए आपको बता दूं चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 1906 में भाभरा में 23 जुलाई 1906 को और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी। और अगर आप इलाहाबाद गए होंगे जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, ठीक है। तो उसी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में वो पेड़ भी अभी मौजूद है और इनका जहाँ पे एक तरीके से कहा जाए निधन हुआ था, अंग्रेजों ने इनको जब चारों तरफ से घेर लिया था तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो वहाँ पर इनका मूर्ति भी लगा हुआ है। मैं तो गया हूँ, मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। आप भी अगर कभी प्रयागराज जाइए तो एक बार जरूर जाइए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। तो 27 फरवरी 1931 को जो है इनका निधन हो गया था। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर तिवारी और इनको जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से, बलराज के नाम से और पंडित जी के नाम से जाना जाता था। और देखिए इनके माता पिता थे जगरानी देवी और सीताराम तिवारी। अगला कि हाल ही में किस आईआईटी ने जो है निर्माण एक्सेलरेटर नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो देखिए आईआईटी कानपुर ने हाल ही में निर्माण एक्सेलरेटर नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा। और देखिए इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे 15 स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा और देश भर की स्टार्टअप कंपनियां 5 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं इसमें। और यही नहीं 15 स्टार्टअप के समूह में जो सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला स्टार्टअप होगा उसको 10 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी दिया जाएगा। 10वां की दिलीप कुमार इन अ शैडो ऑफ अ लीजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है।
तो देखिए दिलीप कुमार इन शैडो ऑफ लेजेंड नामक पुस्तक को फैज़ल फारूकी ने लिखा है और इस पुस्तक में फैज़ल फारूकी ने दिलीप साहब की 1944 में आई पहली फिल्म ज्वार भाटा का जिक्र किया है। देखिए जो आपके दिलीप कुमार हैं इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन उस समय पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था जब ये पैदा हुए थे, ठीक है। तो अविभाजित पाकिस्तान में जो है इनका जन्म हुआ था। 1944 में इनकी पहली फिल्म आई थी ज्वार भाटा। और एक तरीके से आपको बता दूं जो दिलीप कुमार हैं जब ये फिल्मी दुनिया में घुस गए तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। देखिए दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम था यूसुफ खान, ठीक है, और फिल्मों में आने के बाद इनका नाम दिलीप कुमार इन्होंने खुद रख लिया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस जो है ये कब मनाया गया, बताइए। देखिए मैंग्रोव्स क्या होते हैं, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखिए, नहीं पता है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा कि मैंग्रोव जो है ये कहाँ पे उगते हैं, किस प्रकार के जल में उगते हैं, सारी डिटेल मैंने बताई थी। दूसरा आपके लिए कि भारत किस वर्ष महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, बताइए। तीसरा कि दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर, बताइए। चौथा कि हाल ही में मंकी पॉक्स के लिए किस वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी दी है, आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने नए आर्द्र भूमि स्थल नामित किए हैं, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि कारगिल विजय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो इसको हम 26 जुलाई को मनाते हैं। और देखिए अभी हाल ही में बजराम बेगत जो है ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और देखिए अभी हाल ही में इंदरमीत गिल जो है इनको विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। और अभी हाल ही में अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध मराठी लेखक थे। और देखिए अभी हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को जो है टोटल 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है धनराशि का योगदान दिया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। और अगर आप अर्धवार्षिक अंक का PDF अब तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है।